नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। इसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने 9 अप्रैल 2025 को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और डोटेक्स के प्रमोटर के खिलाफ नेशनल हेराल्ड एसोसिएट जनरल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी एजेएल से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक चार्जशीट दायर की थी, जिसको लेकर एक बार फिर नई एफआईआर दर्ज की गई है और इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक अहम बात यह भी है कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। विपक्ष के बाद सत्ता पक्ष को घेरने के बड़े मुद्दे हैं, लेकिन उसके पहले ही इस एफआईआर ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ विपक्ष की मुश्किलें बढ़ाई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश भी नजर आती है। ऐसे में आगे क्या, विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नई एफआईआर पर घमासान तेज है। नेशनल हेराल्ड केस की जांच शुरू हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये जांच मुख्य रूप से कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर केंद्रित है। राजनीतिक बहस ने कानूनी तथ्यों को ढक दिया है, जिससे आम लोगों के लिए मामला समझना मुश्किल हो गया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि नेशनल हेराल्ड केस आखिरकार है क्या। कथित तौर पर सैकड़ों करोड़ रुपए की हेराफेरी से जुड़ा ये हाई प्रोफाइल मामला सामने कैसे आया, गांधी परिवार का नाम इससे क्यों जुड़ा। इस पूरे मामले को शुरू से देखें तो इस प्रक्रिया के लिए यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बनाई गई। एजेएल का कर्ज यंग इंडियंस को स्थानांतरित किया गया और एजेएल की शेयर होल्डिंग यंग इंडियन के पास चली गई। सिंघवी ने स्पष्ट किया कि इस पूरे प्रोसेस में ना तो कोई पैसा ट्रांसफर हुआ और ना ही कोई संपत्ति। यंग इंडियन कंपनी के डायरेक्टर्स में ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल हैं। सिंघवी ने बताया कि ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। उधर सरकार का दावा है कि एजेएल की 99% हिस्सेदारी यंग इंडियन के पास चली गई, इसलिए एजेएल की संपत्तियां भी यंग इंडियन के पास चली गईं और मनी लॉन्ड्रिंग हुई। सिंघवी ने इसे विचित्र और अद्भुत बताया, क्योंकि वास्तव में कोई पैसा या संपत्ति स्थानांतरित नहीं हुई थी। सिंघवी ने बताया कि इस मामले में पहले ही एक चार्जशीट दायर हो चुकी थी, जो अभी राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट में लंबित है। इस पूरे केस में अब तक क्या क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। सिंघवी ने कहा, ईडी के एक्ट के अनुसार केवल सरकारी विभाग या अधिकारी ही शिकायत दर्ज कर सकता है, लेकिन इस केस की शुरुआत सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत से हुई थी। बाद में स्वामी ने खुद कोर्ट से इसे स्टे करवा लिया। उन्होंने कहा कि 4 महीने पहले उन्होंने बहस की थी कि सरकारी शिकायत न होने की वजह से ईडी इस मामले में शामिल नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि नई एफआईआर इसी कमी को ठीक करने के लिए बनाई गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र की रणनीति विपक्ष को थकाना, झूठ को सजाना और एजेंसियों को प्रभावित करना है। इस पूरे मामले में न कोई पैसे ट्रांसफर हुए, न धोखाधड़ी हुई और न कोई लाभ कमाया गया। फिर भी केंद्र मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा बना रही है। दरअसल ये मामला 26 जून 2014 को पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए आदेश से शुरू हुआ था। दरअसल 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और मिसेस यंग इंडियन के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। ईडी ने 9 अप्रैल 2025 को पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार्जशीट दायर की। इसमें कथित तौर पर 5000 करोड़ से अधिक के बाजार मूल्य की अपराध की आय शामिल है, जबकि कुल अपराध की आय 2000 करोड़ बताई गई है। 2010 में एजेएल यंग इंडियन के प्रमुख अधिकारियों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख पदाधिकारियों पर 2000 करोड़ की एजेएल की संपत्तियों को हड़पने की आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। ये साजिश एजेएल के 99% शेयर केवल 50 लाख में यंग इंडियन को ट्रांसफर करके पूरी की गई। यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी मिलाकर 76% थी। आरोप है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचकर एआईसीसी द्वारा एजेएल को दिए गए 90.21 करोड़ के बकाया लोन को 9.02 करोड़ के इक्विटी शेयरों में बदल दिया और ये सारे शेयर यंग इंडियन को केवल 50 लाख में ट्रांसफर कर दिए।
उधर गांधी परिवार ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चुनौती दी, लेकिन अदालतों ने कोई राहत नहीं दी, क्योंकि ये मामला हजारों करोड़ की एजेएल की संपत्तियों और शेयरों के रूप में अपराध की आय बनाने, कब्जे और उपयोग से संबंधित है। इसलिए 752 करोड़ मूल्य की एजेएल की संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए ईडी ने 20 नवंबर 2023 को अटैच करने का आदेश जारी किया था, जिसकी निर्णायक प्राधिकारी ने पुष्टि कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली के विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एआईसीसी लॉ, ह्यूमन राइट्स और आरटीआई विभाग के चेयरमैन अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को डराने और जनता का ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। सिंघवी ने कहा, सरकार देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, फैलती नफरत, असफल विदेश नीति और अमेरिका चीन जैसी वैश्विक चुनौतियों से ध्यान हटाने के लिए नेशनल हेराल्ड मामले को हवा दे रही है। उन्होंने तंज कसा कि ईडी और भाजपा को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए कि कैसे बिना अपराध के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाया जा सकता है। इस पूरी घटना के बाद राजनीतिक हलकों में भी बयानबाजी का दौर तेजी से चला। ये एक अजूबा है, वन ट्रिक वंडर है, जहां बिना एक पैसे के स्थानांतरण हुए, जहां 1 मिलीमीटर तक किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, वहां एक मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बनाया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड के विषय में कि कंप्लेंट एक सिर्फ प्राइवेट थी, सरकारी कोई कंप्लेंट थी नहीं कभी नेशनल हेराल्ड, और वो कंप्लेंट भी सुब्रमण्यम स्वामी ने स्टे करवा रखी। तो मैंने दलील ये की थी करीब 4 महीने पहले कि जब कोई सरकारी कंप्लेंट नहीं है तो ईडी आ ही नहीं सकती। बीजेपी की राजनीति है, विपक्ष को थकाओ, झूठ को सजाओ और एजेंसियों को नचाओ। बीजेपी का नया नारा है, न सबूत न तर्क, सिर्फ टारगेट, और टारगेट हम जानते हैं कौन है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की नेशनल हेराल्ड पर बौखलाहट। सिर्फ 50 लाख में 90 करोड़ का कर्जा माफ कर संपत्तियां हथियाना कांग्रेस ने एक बड़ी साजिश के तहत किया है, और कांग्रेस राजनीतिक नाटक कर रही है। कांग्रेस भाषण देने के बजाय नेशनल हेराल्ड की लूट का जवाब दें। सच देश जानना चाहता है, कैसे देश के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए पैसे को गांधी नेहरू परिवार ने लूट लिया। अभी मामला अदालत में है और अदालत के फैसले का हम सबको इंतजार है। पूरा देश जानता है कि नेशनल हेराल्ड केस में किस तरह से करप्शन हुआ है, और क्योंकि मामला ये सब जुडिस है, अदालत में है, और अदालत का जो निर्णय आएगा उसका सबको इंतजार है। देखिए, ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। कानूनी जो बातें होती है सभी के लिए लागू होती है। अगर उनके बारे में कोई बात ईडी या पुलिस के पास कोई जानकारी है तो वो अपने तरीके से कार्रवाई करेंगी। पॉलिटिकल विच हंट नहीं है। एफआईआर जो दर्ज हुआ है वहां क्रिमिनल कंस्पिरेसी था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के प्रति। जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के एसेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ है, तो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। एफआईआर में ये सिद्ध हुआ है कि गांधी परिवार ने कैसे एजेएल के एसेट्स अक्वायर किए यंग इंडियन के थ्रू, और जो गांधी का स्टेक 76% है, तो उनको भी ये सच्चाई पब्लिक डोमेन में लाना ही चाहिए। ये तो देखिए, ये तो जो अन्वेषण इकाई है उसका हिस्सा है। अगर इसमें कोई आर्थिक गड़बड़ियां की गई है तो जांच का अधिकार है, और इस संबंध में पक्षकार को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। भाई, ये सब जुडिस मामला है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात सच है कि काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की छवि को, उनके स्टैचर को मतलब बेवजह धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, और अब से सालों से हो रहा है कि न्यायालय में हमको पूरा भरोसा है और न्याय होगा। ये बहुत सालों से बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन जनता इसका करारा जवाब दिया। देखिए साहब, ये बिल्कुल ही फर्जी केस है। इसमें क्योंकि बार बार हमारे लॉयर्स ने कहा है, नेशनल हेराल्ड के, राहुल जी के, सोनिया जी के, कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता ही नहीं है। और दूसरा, ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट कहाँ से आ जाता है? इतनी तमाम संस्थाएं हैं, क्या सरकार को या ईडी को ये सिंपल चीज़ें नहीं समझ में आती हैं? तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आधार है किसी तरह के केस का। उस समय भी नेशनल हेराल्ड पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी जुल्म करती थी। इसको चलाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के जो लोग थे उन पे जुल्म होते थे। आज कहानी बदल गई। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप धारण करके मोदी अमित शाह की सरकार आई है। उनको चलाने वालों पे झूठे, बेबुनियाद, मक्कारी से भरे आरोप लगाए जा रहे हैं। यही कहानी है नेशनल हेराल्ड पे जो
सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे मुकदमा है। जितनी भी एजेंसीज केंद्र सरकार की हैं, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे और एजेंसीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के पीछे लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं? ताकि ये पुलिस थाने जाते रहें, ये ईडी की पूछताछ में जाते रहें, ये कोर्ट की पेशियां भुगतते रहें, ये वकीलों के चक्कर लगाते रहें और इसी चीज़ में व्यस्त रहें। इनके खिलाफ जो है आवाज़ ना उठा सकें। तो ये तो चल ही रहा है और पूरे देश में चल रहा है और हमारे साथ भी चल रहा है। बस आग्रह ये कर सकता हूं कि एक न एक दिन ये जो पूरा वेंडेटा का निजाम है, जो दिल्ली से लेके अलग अलग राज्यों से होता हुआ बिहार तक भी पहुंचता है, इस पे विराम लगना चाहिए। अन्यथा अगर विराम नहीं लगता है तो कल कौन इसकी जद में आएगा? जब पहिया घूमेगा तो मुश्किल होगी। मैं समझता हूं उसी संदर्भ में हम सबको इंतजार करना चाहिए। आज नेशनल हेराल्ड के ऊपर चाहे ईडी की केसेस हों, चाहे सीबीआई की जांच हो, और अब मामला कोर्ट तक पहुंचा है। हमें पूरी उम्मीद है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में सच्चाई की जीत होगी, सत्यमेव जयते होगा। और ये जो सरकार 70,000 करोड़ के घोटालेबाज बताती थी, उनको बगल में मंत्री बनाती है और नेशनल हेराल्ड जैसे एक सामाजिक और सांस्कृतिक पत्रकारिता को जेल में डालने का काम करती है। तो आप देख लीजिए इस सरकार के दोहरे चरित्र को आप देख लीजिए। बहरहाल जो बात सामने आ रही है उसमें नेशनल हेराल्ड की पेरेंट कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल एक पुरानी और आदर्शों पर आधारित कंपनी है। ब्रिटिश शासनकाल में भी एजेएल अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी रही। आदर्शवाद पर स्थापित संस्थाएं हमेशा आर्थिक रूप से सफल नहीं होती और एजेएल के साथ भी यही हुआ। कांग्रेस ने इस कंपनी को मजबूती देने के लिए अलग अलग समय पर एजेएल को कर्ज दिया जो कुल 90 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कंपनी को कर्ज मुक्त और मजबूत बनाने के लिए एजेएल के कर्ज को हिस्सेदारी में बदलने का फैसला किया गया, जैसा कि देश की अन्य कंपनियों में भी होता है। अब इन तर्कों के बावजूद सोनिया राहुल पर शिकंजा कसा है। उधर संसद में शीतकालीन सत्र के लिए भी राहुल और सोनिया की भूमिका अहम है। ऐसे में इस दबाव से कांग्रेस कैसे निकल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो कांग्रेस पर सरकार का वार है और नेशनल हेराल्ड को लेकर जो सारी बातें आ रही हैं, राहुल और सोनिया गांधी की यदि बात करें तो उन पर एक एफआईआर हो गई है। अच्छा, एफआईआर और ये पूरा मामला तो पहले भी था, तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो रहा है इस पूरे मामले को। और इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि एक चार्जशीट पहले से थी राजीव वेन्यू कोर्ट में जो लंबित है, तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद ये नई बात आ गई है। इसके पीछे की बहुत सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात को समझना पड़ेगा जो पक्ष और विपक्ष की तरफ से आई है। भाई, सरकार को लगता है आपने गड़बड़ किया है, 2000 करोड़ की संपत्ति का मामला है, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे जाने देंगे। तो ये भी समझना पड़ेगा कि दूसरी तरफ से जो यंग इंडियन जो संस्था है, जिसे नॉन प्रॉफिट संस्था बताया जा रहा है, और ये भी दावा है उनकी तरफ से कि कोई भी संपत्ति नहीं गई, उसका कोई लेन देन नहीं हुआ, कोई कैश जो है उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो फिर ये मामला कैसे बन गया। एक अहम पहलू जब ये भी कहा जा रहा है इस पूरे मामले में कि कोई सरकारी कंप्लेन नहीं थी, निजी कंप्लेन थी, उस पर भी स्टे लिया गया था सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से, तो फिर ईडी कहां से आ गई। देखिए, बहुत सारे पहलू हैं जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला मैम। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं कुमार विवेक। कुमार विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के हेमंत शुक्ला। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हेमंत जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। हाँ हेमंत जी, 2-3 बातें बस पहले क्लियर हो जाएं, उसके बाद इस चर्चा पर आऊं, क्योंकि पक्ष विपक्ष क्या है, आरोप लगाते हैं और इस पूरे मामले का एक लंबा वक्त हो गया। पहले भी चार्जशीट आई जो लंबित है, तमाम चीजें हुई। यहाँ पर ऐसे ना थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, बट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये जो सवाल उठाया गया कि इस पूरे मामले में कोई भी सरकारी कंप्लेन नहीं थी, निजी कंप्लेन थी और उस पर भी स्टे ले लिया गया था। तो फिर जब सरकारी कंप्लेन नहीं थी तो ईडी और ये सारी जो संस्थाएं हैं वो इस पर आकर कैसे क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं या कैसे एक एफआईआर फिर से की गई है। दूसरी चीज ये कि इस वक्त पे नई एफआईआर क्यों, क्या कोई नई चीज आई है? मामला तो पहले से चल रहा था, मामला पहले से लंबित है, ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा इस चीज को हो गया।
और जिस संपत्ति की बात कर रहे हैं कि 2000 करोड़ की संपत्ति है और जितना अमूमन मेरे नॉलेज में है 750 करोड़ के टैक्स चोरी का भी कुछ उसमें एक पूरा इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सारी चीजें कैसे हो गई हैं? क्योंकि उधर से कहा जा रहा है कि जिस कंपनी को दिया गया तो वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, संपत्ति या कैश का कोई इधर उधर ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो क्या 10 साल में इसके सबूत नहीं मिल पाए? और मिले हैं तो अब तक तो सजा हो जानी चाहिए थी। क्या है पूरा मामला? देखिए राखी जी, सबसे पहले आपने 3-4 प्रश्नों के सवाल मुझसे पूछे हैं। मैं कोशिश करूंगा उन सभी प्रश्नों के सही और सटीक जवाब मैं आपको दे सकूं। पहला आपका क्वेश्चन है कि इसमें कोई निजी कंप्लेंट थी जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसको 2013 के अंदर इस कंप्लेंट को फाइल किया और बाद में उस कंप्लेंट को भी स्टे कर लिया। उसके बाद में कोई सरकारी कंप्लेंट नहीं है, उसके बाद इस केस को क्यों परस्यू किया जा रहा है? तो पहली बात तो ये कि जब इस तरीके की तमाम एजेंसियों के सामने इस प्रकार की कोई ऑफेंस की सूचना आती है तो ये जरूरी नहीं कि इसके अंदर कोई निजी कंप्लेंट हो या कोई सरकारी कंप्लेंट हो। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने इस तरीके की कोई कंप्लेंट या इस तरीके का कोई ऑफेंस आता है तो उनको सुओ मोटो उस ऑफेंस के ऊपर कॉग्निजेंस लेने की पूरे राइट्स और पूरे पावर्स होते हैं। दूसरी चीज कि पैसे का लेन देन जो है वो आप कह रहे हैं कि पैसे का लेन देन नहीं हुआ क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी थी जो यंग प्राइवेट इंडिया लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर, तो वो अपने आप में एक कंपनी है और कंपनी एक्ट जो 2013 और 1956 जो है हमारा कंपनी एक्ट, उस कंपनी एक्ट के अंदर उसके बेशक उसका पर्पस चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा बट एक कंपनी के तहत जितनी भी कंपनी की कंप्लायंसेस होती है वो सारी कंप्लायंसेस के तहत वो आती हैं। उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं, उस कंपनी की अपनी अथोराइज्ड कैपिटल होती है, उसकी पेडअप कैपिटल होती है, उसकी इक्विटी शेयर्स होते हैं और उन सबके तहत इनके इन शेयर्स का लेन देन और इन शेयर्स के ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं। तो ऐसा बोलकर या बचकर साफ निकल जाना वाली बात मैं इसको मानता हूं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते इस तरीके की कंपनी के ऊपर कोई केसेस नहीं चला जाना चाहिए, उसकी जांच वो कर रही है। तीसरी चीज, यदि आप एजेंसीज के रडार के ऊपर आप आ जाते हो, उसमें चाहे ईडी हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो, चाहे सीबीआई हो, अगर एक एजेंसी के रडार पर आप आ जाते हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप क्योंकि कड़ियां दर कड़ियां जुड़ती जाती है और जैसे जैसे केस के चरण आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे केसेस के अंदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी डिस्क्लोज होते हैं। तो जब आप ऑलरेडी आप ईडी के रडार के ऊपर हो और ईडी ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की है तो जरूरी है कि इसमें सीबीआई भी इन्वॉल्व हो सकती है और इसके अंदर अगर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को यदि प्रतीत होता है कि मामले के अंदर कहीं ना कोई कुछ मनी लॉन्ड्रिंग है या कोई फंड्स का मिस एप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व है तो उस मामले में वो जांच कर सकती है, आप उन्हें जांच करने से नहीं रोक सकते। तीसरी चीज कि जो जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि एक तरीके से ये राजनीतिक पशो पेश किया, एक तरीके से रिवेंज की पॉलिटिकल एक मूव हो सकता है कि ये सरकार चाहे तो इसके अंदर जबरदस्ती अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए इस तरीके से ये हथकंडे अपना रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन तो देखिए हर सरकार में ही होता है, इसमें मैं उसको टोटली डिनाई नहीं करूंगा कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन एजेंसीज के ऊपर हर गवर्नमेंट का होता है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट आती हो चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट आती हो। जब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी उन एजेंसीज को थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करेगी और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी इन एजेंसियों को मैनिपुलेशन किया है। बट उसको मैं टोटली नहीं बोलूंगा क्योंकि मामला सब जुडिस है, कोर्ट के सामने अभी मामला है और हमको हमारी न्यायपालिका में विश्वास रखना चाहिए। अगर डेफिनेटली इसके अंदर फंड्स का मिस एप्रोप्रिएशन या फ्रॉड किया गया है या मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के लिए बड़ी मुश्किलें इस समय खड़ी हो सकती। ठीक है, चलिए कुंडरू पुष्पलीला मैम, मुझे सुन पा रही हैं? अभी सुब्रमण्यम स्वामी जो 10 साल पहले से अभी तो 11 साल होने को हो रहा है, गवर्नमेंट किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। अगर दम है तो सुब्रमण्यम स्वामी को ये मोदी जी को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में कितना पैसा लिया है उसके बारे में खुद का पार्टी वालों को मोदी के लिए बहुत सारे बातें करते रहते हैं उन्होंने
जैसा पार्टी में रह के भी उन्होंने सबकी गलतियां निकालते हैं। ये 10 साल में कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसा पहला एडवोकेट भाई ने कहा था और सभी लोग कह रहे हैं कि खाली उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए कोर्ट में जाने का, क्योंकि अपोजिशन का रोल है कि पार्लियामेंट में रहना है, प्रजा की वॉइस को वहां सुनाने का है। मगर ये लोग का देखो माइंड गेम देखो, कुछ ना कुछ इसी टाइम में 11-10 साल में कुछ नहीं करा, अभी भी वो केस को लेते हुए उसमें क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल है, क्लियरली है। अगर केस रहा तो ईडी इसमें सब जुडिस हो गया, ईडी का इन्वॉल्वमेंट क्या है, नया नया इनको सोनिया जी को और हमारा पार्टी को परेशान करने का ये जो है ना माइंड गेम चला रहा है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी नहीं रहना है। अभी पार्लियामेंट में नहीं पूछना करते, बाजार में जाके कहाँ काली है वहां जाके, क्या घमंडी बहुत बढ़ गया है। प्रधानमंत्री होने दो, कोई भी होने दो, प्रतिपक्ष का जो वॉइस है वो पार्लियामेंट में ही पूछना पड़ेगा। इन्हों जाके गली में जाओ, जहां आ रहे गया वहां अभी जगह बहुत सारा है, खाली पड़ा है, वहां जाके। इसलिए प्रियंका जी ने अच्छा प्रश्न पूछा था उन्होंने, क्या नाटकबाजी कौन कर रहा है, ड्रामाबाजी कौन कर रहा है? आपके जैसा, मोदी के जैसा ड्रामाबाजी दुनिया में नहीं मिलेगा। इतनी इलेक्शन के टाइम में दो देश भाषा से लेके हर जगह में देश में भाषा, मन की बात, तन की बात, क्या क्या की बच्चों को सुनाए जैसे कान में फूल लगाते हैं। मगर मोदी जी का जो ये इतना कर रहा है, क्या ईडी इसके हाथ में है ना? क्यों नहीं इसके अभी तक जानकारी नहीं है। अगर सुब्रमण्यम स्वामी को मैं चैलेंज करूं एक आम कार्यकर्ता के नाते, चलो एक्स मिनिस्टर भी छोड़ो, मेरा ये डाउट है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स में किस किस लेन से पैसा लिया हमारा पास है, जैसा कितनी कंपनियों से लिया है, उसके बारे में हमको जानकारी प्रजा के लिए बोलो कि बैंक्स का भी उन्होंने कंट्रोल ले लेके नेशनल बैंक्स में भी जो पैसा नहीं दिखाने का, पब्लिक में डोमेन में रखो बोलो तो कहीं रखा नहीं ना उन्होंने। इतना करने के बाद जो कंट्रोवर्सी इसमें रहना चाहिए ना, पब्लिक को ये सब पूछने के लिए वहां पर मौजूद रहना चाहिए ना। राहुल जी रहना है, सोनिया जी रहना है, प्रियंका जी रहना है। अरे हमसे क्यों डर रहे हो भाई? उसी टाइम में आपको ये ईडी याद आ रहा, जेल याद आ रहा। अरे इतना करने का नालायक होके भी आप पब्लिक में प्रधानमंत्री होते हुए ये जो बातें कर रहे हैं, गली में जाके बात करो, फिर हम भी बोल सकते हैं ना। जैसा प्रियंका जी ने अच्छा बोला था, अगर उसकी जगह पे, मैडम के जगह पे मैं रहूंगी ना, मैं तो और कट्टरली बात करती थी। आपका नहीं है, आपका बाप का नहीं है, पार्लियामेंट सबका है, अपोजिशन पार्टी का है, प्रजा का है। आप कौन है डायरेक्शन देने वाला? क्या पार्लियामेंट आपका है क्या? हमारा जो पब्लिक का वॉइस है, हमारा प्रतिपक्ष का होदा है, हमारा जो सिस्टम है, डेमोक्रेसी को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बचाना है, तो इसीलिए हम लोग वहां रहना है। और इसी टाइम में आपको इतने साल से क्या नालायक है आपका लीगली सपोर्ट करने वाला? या सुब्रमण्यम स्वामी सो गया क्या? मोदी जी को, मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था, मैं नहीं बना। अरे खुद का पार्टी में इतना बड़ा हंगामा करने वाला, इतना नाटकबाजी वालों को पहले उनको करो बोलो। हमारा राहुल जी को, हमारा प्रियंका जी को परेशानी में, और हमारा सोनिया जी को इतनी बार उन लोगों को ईडी के आस पर जाके बात करने में, इतना टाइम उनको अंदर रखने में क्या डर हो रहा होगा इसको? इसलिए डर के मारे उनके ऊपर यही समय में, पार्लियामेंट के समय में कर रहा है। तो ये मैंने इतने डॉलर्स लिए मेरे पास है पूरा, ये अगर आपको होना है तो राखी जी मैं बोलती हूँ, किसने कितने करोड़ों रुपए दिए, इसके समाधान पार्लियामेंट में नहीं पूछना क्या? मोदी का फंड, इतना कंट्रोवर्शियल फंड कौन कौन दिया है, उसके पूरे हमारा पास डिटेल है। क्या हमारा कंपनीज कितने दिए, कितने मिलियन ट्रिलियन अमाउंट उनके पास है, किसका पैसा है, किसके लिया? अदानी बिरला ने दिया, हमारा मेगा वाला दिया, भारतीय एयरटेल वाला दिया इतने मिलियन रुपीस। तो ये सब किसके पैसे है? और उसके बारे में नहीं पूछना क्या? हमारे पास समाचार है, वो भी पब्लिक का समाचार पूछने के लिए ईडी के उन्होंने हार के जीत गया। सो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 400 पार कितना पार हो गया था उन्होंने। अभी भी झूठे ईवीएम से बोले तो 2 ईवीएम लगा रहे, मैं प्रूफ के साथ सोशल मीडिया में दिखाया था, मगर मान रहे नहीं पब्लिक भी। क्या जीत होता है? वो जीत प्रधानमंत्री जितना झूठी बातें बोलता है, इतनी नाटकबाजी करते है, ड्रामाबाजी करता है, हमारा कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करते। वो इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक हम सर्विस में रहते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं। इनकी जैसा अमित शाह, ये दोनों मिलके देश को लूटने का काम, एम्प्लॉयमेंट को लूटने का काम, फार्मर्स को लूटने का काम, पब्लिक को जो है ना
गेम खेलने का, माइंड गेम खिलाने का काम इन्हों जो कितना कर रहा है। मैम चलिए मैं रोकूंगी। बिल्कुल सुन रहा हूँ संदीप जी, अब बहुत सारी बातें आई हैं। देखिए अब मैंने तो पहले ही जहां शुरुआत करी थी जब इस चर्चा की, तो पहले ही कहा था पक्ष विपक्ष की बातें अपनी जगह हैं। मैंने एक्सपर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं उनसे इस चर्चा को शुरू किया था। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात उन्होंने भी स्वीकारा, पूरी तरीके से ना सही, लेकिन ये बात सच है कि कुछ मैनिपुलेशन तो होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी एजेंसियां हैं और सारी चीजें हैं। तो एक बात ये भी कही जा रही है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, संसद का सत्र भी देखिए शुरू हुआ है, तो क्या एक प्रेशर बनाने की कोशिश है या फिर चाह रहे हैं कि अगले इलेक्शन तक पूरी तरह से विपक्ष दिखे ही ना, या सोनिया और राहुल गांधी दिखे ही ना? मेरे सवाल को अदरवाइज मत लीजिएगा, पर ये बातें आ रही हैं क्योंकि कांग्रेस जो है वो भी इसी बात को कह रही है कि आप लोग चाहते ही नहीं हो कि विपक्ष हो। देखिए हेमंत जी अभी बोल रहे थे, बड़ा अच्छा बोले और वो स्वतंत्र हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे भी पुष्पा जी बोल रही थी। तो मेरा अपना वक्तव्य मैं उसे बोलूंगा, और उसे बोलने से पहले मैं एक कहावत कहूंगा कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। राखी जी, इस बात को मानना पड़ेगा, जहां पे आग लगती है धुआं वहीं उठता है। कहीं ना कहीं कोई भी एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, अदरवाइज कोई भी एजेंसी हो, पुलिस क्यों ना हो, यदि वो एफआईआर दर्ज करती है तो उसे कोई ना कोई साक्ष्य, कोई ना कोई ऐसी चीजें मिलती हैं जिसकी वजह से वो एफआईआर दर्ज करना एक आसान नहीं है। और एक ऐसे बड़े मामले में जिसमें सीधा सीधा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या उनका परिवार, सोनिया गांधी उनका परिवार आता हो, और ये जग जाहिर है, ये इस देश की जनता जानती है कि कांग्रेस ने कैसे इस देश को लूटा है, कैसे दुनिया भर के उन्होंने जो घोटाले किए हैं, चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे जीएसटी घोटाला हो, चाहे कोई से घोटाले हो, वो सबको पता है कि उन्होंने क्या क्या घोटाले करे हैं। तो इस बात से ये पल्ला नहीं झाड़ सकते। और दूसरी बात ये रही कि नेशनल हेराल्ड केस में एक केस चल रहा है ऑलरेडी, जिसे कितने साल हो गए, और उसमें कहीं ना कहीं चीजें आ रही हैं निकल के। अभी यदि ये एफआईआर दर्ज हुई है तो इसमें कोई ना कोई ऐसा तथ्य है, कोई ना कोई ऐसा सबूत मिलेगा जिसमें इसमें एफआईआर दर्ज हुई है। और राखी जी देखिए, एक चीज और है, कोई भी एजेंसी का कोई भी अधिकारी हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, हेमंत जी अपनी जगह कह रहे हैं ठीक है, मगर कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी की भी हो, इतना आसान नहीं है किसी अधिकारी के लिए, किसी एक बड़े नेता को या किसी ऐसे परिवार को जो धनाढ़ परिवार हो या बहुत बड़ा रसूख रखता हो। मैं कह रहा हूं आजकल छोटे किसी नेता पे, छोटे किसी अधिकारी पे भी एफआईआर दर्ज करने से 10 बार 20 बार सोचेगा कोई अधिकारी कि मैं इस पे झूठी एफआईआर कैसे दर्ज कर पाऊं। तो ये तो कहना बहुत गलत है कहीं, और इस मुद्दे को ना लेके दुनिया भर के और मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मैं देख रहा था अभी पुष्पा जी, ठीक है, वो दूसरा मुद्दा उठा रही है, जबकि विषय ये है। तो इस विषय पे बात करें, इस विषय पे सफाई दें, इस विषय पे बताएं कि ये एफआईआर दर्ज होने का कारण क्या है। आप ये देखिए, पैसा तो गया है ना कहीं, या तो वो किसी की जेब में, एक ही जेब में गया है, बी की जेब में गया है, तो कहीं ना कहीं यदि ये तथ्य आ रहे हैं निकलकर और उस पैसे का गमन हुआ है, उस पैसे की चोरी हुई है, तो वो सरासर कांग्रेस को लेके डूबेगा, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को लेके डूबेगा, और ये छूटने वाले नहीं है यदि इस तरह की ये चीजें उजागर होंगी। और बहुत सारे ऐसी चीज पहले भी हुई हैं, पहले और लोगों के भी लिए हुई है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। तो कहीं ना कहीं यदि आप कुछ जुर्म करेंगे, आप कोई इस तरह का अपराध करेंगे, तो आसान नहीं है बचना। कोई भी एजेंसी कभी भी कहीं से भी कोई सबूत मिलता है। और जैसे अभी बात चल रही थी कि हेमंत जी भी बता रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि कहीं कोई कंप्लेन करेगा तभी उस पे कोई भी एजेंसी उस पे जांच करेगी। अरे ये एजेंसियां बनाई इसलिए गई हैं कि इन्हें कहीं से ही भनक लगे, कहीं से ही पता लगे। ऐसे तो कोई व्यक्ति गाड़ी में अपने पैसा लेके जा रहा है, ठीक है, अब कोई उसकी शिकायत ना करे तो कोई अधिकारी या कोई उसे एजेंसी रोकेगी नहीं। भैया तेरी कोई शिकायत नहीं है, तू जितना मर्जी पैसा जहां मर्जी लेके जा, जितना मर्जी हवाला कर, जितना मर्जी। तो ये कोई तथ्य नहीं हुआ कि किसी ने शिकायत नहीं करी और आपने स्वयं उसे अपने आप एफआईआर दर्ज कर ली। अरे जब उन्होंने जांच की, उन्हें पता लगा, उनकी समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसा घोटाला है, ऐसा अपराध है जिसे उजागर होना चाहिए, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। और मैं इस चीज को गलत नहीं मानता कि कोई शिकायत करे या ना करे, ये चाहे छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो, किसी देश में, किसी प्रदेश में हो, किसी भी शहर में हो, जांच एजेंसी, पुलिस, ईडी या कोई भी एजेंसी या कोई भी प्राधिकरण यदि कोई मामला उठाता है, कोई कंप्लेंट दर्ज करता है, तो वो स्वयं भी कर सकता है। उसे किसी की शिकायत दर्ज करने की
या कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत सारे सवाल हैं अभी मेरे, पर क्या है मेहमान बहुत सारे हैं, तो मुझे लग रहा है पहले उनकी प्रतिक्रिया आ जाए, वो क्लियरिटी बहुत जरूरी है। मैं रविंद्र जी, बिल्कुल तैयार हूँ सारे कुछ सवाल मैं जो हमारे बाकी के मेंबर्स बचे उन तक पास करते जाऊंगी, ताकि मुझे भी प्रॉपर जो मैं चाह रही हूँ जवाब वो मुझे मिल जाए। रविंद्र जी, बार बार एक बात आ रही है कि जो एजेंसियां हैं उन्हें राइट होता है काम करने का, और हेमंत जी ने भी कहा, संदीप जी भी कह रहे हैं, चलिए मान लीजिए, तो आज ही का तो मामला दर्ज नहीं हुआ है कि ईडी आ गई उसमें अचानक से। मैं कह रही हूँ 10 साल से ये चीजें हैं, पहले भी कोर्ट में मामला लंबित है, ये अभी इस वक्त पे ये चीजें फिर से अचानक से कैसे आ गई? उधर सत्र शुरू हुआ है, मुझे इन चीजों को कोई क्लैरिफाई कर पाएगा, प्लीज बताइएगा। राखी जी, जो आपने प्रश्न मुझसे किया उसका एक ही जवाब है कि मोदी जी की बौखलाहट। बुझता हुआ चिराग ऐसे होता है। अब जरा एफआईआर की बात बार बार आ रही है। एफआईआर के बारे में दो अलग अलग केसेस हैं, एक पीएमएल एक्ट है, एक समान एफआईआर की बात हो रही है। तब समान एफआईआर के बारे में ललिता देवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दे रखा है, एफआईआर दर्ज करते समय किसी प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि साक्ष्य होगा तभी एफआईआर दर्ज होगी, नहीं, पहले एफआईआर दर्ज होगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तब साक्ष्य खोजा जाएगा। तो पहले तो यही झूठ बोल रहे हैं। अब पीएमएल एक्ट में क्या होता है, पहले ये सुन लीजिए, हैदराबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन है। राखी जी, इसका जवाब दूंगा मैं, इन्हें अपनी बात पूरी कर लीजिए जी, कोई बात नहीं, मैं जवाब दूंगा। हैदराबाद बोलना है संदीप जी अभी आपको? बोलिए रविंद्र जी। अब हैदराबाद हाई कोर्ट क्या कहता है? हैदराबाद हाई कोर्ट ने शिकायत और ट्रायल कोर्ट द्वारा शुरू गई प्रक्रिया को रद्द करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट निजी व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायत पर तब तक संज्ञान नहीं ले सकता है जब तक कि शिकायत पीएमएलए अधिनियम की धारा 45(1) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत न किया गया हो। तो जो ये जो अभी डिसीजन है हैदराबाद हाई कोर्ट का, तो जो ये स्वामी जी ने निजी शिकायत किया था, अब इसमें कोई हमारे मन की बात नहीं है और ना भारतीय जनता पार्टी के मन की बात है, ना एडवोकेट साहब के मन की बात है। ये तो वो जो पहला केस चल रहा है वो तो रद्द है, अपने आप ही रद्द है। वो कितनी मोटी चार्जशीट बना ले, 2000 पेज की बना ले, 1800 पेज की बताते थे, नहीं 3600 पेज की चार्जशीट बनाए हैं। तो अगर उसमें कुछ दम होता तो नया ईओडब्ल्यू के द्वारा दर्ज कराया, मतलब ईडी में भी हिम्मत नहीं दर्ज कराने की, एक अलग संस्था होती है ईओडब्ल्यू, उसके द्वारा दर्ज कराया। अब बताते हैं कि ईओडब्ल्यू द्वारा क्या दर्ज कराया, क्योंकि एफआईआर का कंटेंट नहीं मालूम है, क्योंकि जब तक एफआईआर का कंटेंट नहीं मालूम हो तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो एफआईआर में कंटेंट में क्या कहा गया देखा जाएगा। लेकिन जब एजेएल और यंग इंडिया लिमिटेड के बीच में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रही थी, जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगी तो लायबिलिटी भी ट्रांसफर होती है, तो लायबिलिटी वहां पर उधार के रूप में थी। एक जो कंपनी पहले से डूबी हुई है उसके साथ कोई क्या भ्रष्टाचार करेगा? तो अगर ऐसा था, मान लीजिए वहां पर बता रहे हैं बहुत सारा पैसा लूट लिया, जैसे पीएम केयर फंड में लूट लिया, अडानी के नाम पे लूट लिया, इलेक्शन बॉन्ड के नाम पे लूट लिया, अगर ऐसा लूटा था तो 10 साल में आप कर क्या रहे थे? आप तो एक समान सी प्रक्रिया दर्ज करा के, किसी थाने में दर्ज करा के सीबीआई से जांच करा दिए होते। उसमें पीएमएल एक्ट की क्या जरूरत थी? नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्रॉड है। मोदी डरते हैं क्योंकि इस प्रकार के अपराध मोदी कर चुके हैं और करते रहते हैं, इसलिए मोदी डरते हैं। मोदी इतना डरते हैं, 11वां साल चल रहा है, एक बार भी जनता के सामने नहीं आए, क्योंकि जनता के मुद्दों को जवाब देना पड़ेगा। शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, वहां पर जनता का मुद्दों को जवाब ना देना पड़े। जनता के मुद्दे इस समय बहुत जबरदस्त हैं, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, घोटाले, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और जानलेवा एसआईआर। इस पर लोग प्रश्न ना पूछें, इसलिए उन्होंने सदन के बाहर खड़े होके, सदन में जाने की हिम्मत नहीं है, सदन के बाहर खड़े होके उन्होंने ये नया इवेंट किया है। और इस इवेंटबाजी से कुछ नहीं होना है, अंत में इस तानाशाही सरकार को जाना होगा। वैसे ही हालत हो गई थी जैसे गद्दाफी का हुआ था, नीचे से खींच के उसी जनता ने, जिसको 7 लेयर सुरक्षा में रहता था गद्दाफी, पुलिया के नीचे से वही जनता खींच के लाई थी। यही हालत इस सरकार की भी होनी है जी। धन्यवाद। ठीक है, कुमार विवेक जी, मुझे सुन पा रहे हैं?
जी राखी जी, आवाज आ रही है? हाँ कुमार विवेक जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। बहुत सीधा और सटीक सा सवाल है। इस पूरे मामले को जितना समझ पा रहे हैं, जितनी बातें सबकी तरफ से अलग अलग कुछ नया सा निकल कर आ रहा है, इसका समाधान कैसे देखते हैं? वाकई जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि भाई कुछ तो है तभी धुआं उठ रहा है, तो ठीक है, चलिए उस पहलू को भी मान लिया। हेमंत जी ने कहा, मैं उस बात को भी मान लूं, पर वो ये भी कह रहे थे कि थोड़ा मैनिपुलेशन तो होता ही है, तो फिर मैं सरकार की सहभागिता भी देखूं कि हाँ कुछ तो किया गया होगा। तो सबको कोरिलेट करें तो है क्या? और सबसे बड़ी बात हमें ये देखना पड़ेगा, अभी कितने साल सरकार, अब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, इस पूरे मामले को 10 साल से ज्यादा हो रहा है, आप भी हैं, सारी चीजें आ गई, सारा मामला आ गया, कंटिन्यू सुनवाई होती रहती, अब तक तो बहुत चीजें हो जानी थी। ये कहां अचानक से इतना पुराना मामला फिर आ जाता है, फिर थोड़े दिन बाद चला जाएगा, फिर अचानक से आ जाएगा, तो कब तक चलाएंगे? जी राखी जी, नमस्कार। और सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। हम सब में कानून के सबसे ज्यादा जानकार हमारे हेमंत भाई बैठे हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने अपनी बात में समराइज भी किया इसको कम समझे और बंधे हुए शब्दों में चीजों को। राजनीतिक रूप से ये कौन गद्दाफी है और कौन क्या है उस पर नहीं जाएंगे, आज चर्चा इसी पर रहेंगे कि नहीं एफआईआर। और दूसरा जो आपने एक बात कही कि मामला दब जाता है, इतने साल से चल रहा है, दोबारा आ जाता है। मामला तो राखी जी चलता रहता है, बात ये होती है कि मामला न्यूज से दब जाता है। प्रोसीडिंग्स लगातार होते हैं, चीजें हमेशा होते हैं, और जब कोई हाई प्रोफाइल मामला होता है तो छोटी सी छोटी चीज जो कि एक लोअर कोर्ट में भी केस चल रहा हो, फिर वो एक आप ये मान लीजिए कि पार्ट वाइज वो फिर हाई कोर्ट जाता है, अगर उस पर कुछ रूलिंग आई फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर लौट करके वो ट्रायल कोर्ट में आता है, तो इसमें यह समय लगता है। ये सुचारू रूप से है, जांच एजेंसी के लिए भी काम करना कठिन होता है, चाहे उसमें कोई भी मजबूत परिवार हो, कोई भी मजबूत व्यक्ति हो जो कि किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो। इसलिए इसमें जो यह समय की बात है, ये तो लगता ही है किसी भी केस में, आप देख लीजिए। दूसरा, हम अगर आज की टॉपिक पे आए कि आखिर ईडी का केस चल रहा था, ये एफआईआर है, ये बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। ये आज तक अगर अरविंद केजरीवाल जी के भी मुद्दे पे हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे कि ईडी ने दिया, सीबीआई ने अरेस्ट किया, ईडी हमेशा फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड चीज ही देखेगी ना। जो पीएमएलए एक्ट उसके अंतर्गत आता है, जो पैसा इधर से उधर हुआ, लेकिन वो पैसा किस रूप से हुआ, आखिर कोई कोर क्राइम तो उसमें हुआ है। अब ईडी ने जो ये चार्जशीट सबमिट की, जहां तक जानकारी मुझे है, उसमें उनको बोर्ड अप्रूवल, इंटरनल ईमेल, फंड ट्रायल, इन सब की एक नई जानकारी मिली, जिससे नए रूप से एक चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कॉन्स्पिरेसी, इस तरीके की चीजें सामने आई। तो जो ये जुडिक्शन गैप है, जो ईडी देखेगी, और जो ओरिजिनल क्राइम हुआ जिसके रिजल्ट में ये पैसे ट्रांसफर हुए, ओरिजिनल क्राइम की आखिर जो ये गैप कौन फिल करेगा? आईपीसी ही फिल करेगा ना। और जो ये आईपीसी है, इसका अधिकार किसके पास है? ये तो पुलिस ही देखेगी ना। और दिल्ली पुलिस की तो एक स्पेशल विंग भी है ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस देखने के लिए। तो इसको मैं बड़ा एक सामान्य रूप में देखता हूं। अब एक बात इसमें और है कि अनिवार्यता क्यों थी कि जब ये मनी लॉन्ड्रिंग केस तभी टिकता है जबकि ओरिजिनल क्राइम जो है वो आईपीसी में दर्ज हो, इसे जो प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं। अब ईडी के चार्जशीट में जो ये सारे सबूत आए, उस पर किसी भी प्रकार से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी स्टे नहीं था, तो एक किस्म से पुलिस के बीच में बाधा भी नहीं थी, और वो बाध्य भी थी कि अगर कोई चीज नोटिस में आती है तो कम से कम एफआईआर दर्ज करे। ये बात सही है कि एफआईआर दर्ज करने का मतलब अगर साक्ष्य के आधार पर ही होता तो पुलिस ही जजमेंट ले लेती। वो कोर्ट में टिकता है नहीं टिकता है, एफआईआर पेश होता है, वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई चीज नोटिस में आई है, रिकॉर्ड में आई है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो हो। और इन्वेस्टिगेशन कब होगी? जब आखिर उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। एफआईआर तो प्राथमिकी है ना, वो सूचना के आधार पर जो उनके पास जो प्राप्त हुए हैं, उन्होंने अपराध की श्रेणी में रखा है। अब वो एफआईआर में पुलिस को क्या मिलता है, प्लस वो जो पुलिस अपना पक्ष कोर्ट में रखती है, वो कोर्ट में कितना सिद्ध होता है, अपराध उस पर सिद्ध होगा। इसको मैं बड़ा सामान्य रूप से देखता हूं। लेकिन चूंकि ये कांग्रेस के प्रथम परिवार का मामला है, तो राजनीति होना इस पर बड़ा स्वाभाविक भी है। बात सही है कि अगर उनकी सरकार होती तो ये तो स्वतः ही है कि अपने खिलाफ, और ये कहीं ना कहीं इसमें एविडेंस में गैप आता और केस अभी कहाँ रहता। लेकिन जो बात है, अभी तक एक बात चल रही थी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कि 90 करोड़ का लोन या 70 करोड़ का लोन जो एआईसीसी का था, एक नई कंपनी यंग इंडिया बना के, जिसमें लगभग 76-77% शेयर गांधी फैमिली में, दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नाम पर है, उसको ट्रांसफर किया जाता है लोन, और उसकी एवज में उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है। एक शेयर में डिवैल्यूएट करके 50 करोड़ की कौन सी संपत्ति होती है राकेश जी? जितने बड़े पार्सल ऑफ लैंड की बात है, जरा मार्केट वैल्यूएशन आज के देख लीजिए।
90 करोड़ का लोन 50 करोड़ के शेयर ट्रांसफर होते हैं, तो इसमें तो कहीं ना कहीं तो इरेगुलरिटीज तो सामने दिखता ही है। और जब भी कोई क्राइम होता है तो इंडिविजुअल तो होता नहीं है, आखिर उसको इधर से उधर प्रॉपर्टी को करने के लिए आप 4 कानून और तोड़ते हैं, आप 4 क्राइम और करते हैं, उसमें 420 भी आता है। इस रूप में मैं इसको कनेक्टिंग डॉट्स ही देखता हूँ, प्रक्रिया का प्रकार ही मैं इसको देखता हूँ। और सत्र शुरू हुआ है, सत्र साल में 3 बार शुरू होता है, चुनाव 4 बार आते हैं। बिहार चुनाव के पहले अगर ये हुआ होता तो कहते चुनाव को प्रभावित करने के लिए, कभी इमीडिएट कोई इलेक्शन नहीं है, इमीडिएट कहीं भी। तो फिर सत्र की बात है, तो इसको उस रूप में मैं नहीं देखता हूँ। मामला राजनीतिक है तो ये सब टीका टिप्पणी होगी, लेकिन यह एक प्रक्रिया का रूप ही मैं देखता हूँ। बाकी हेमंत भाई इस पे ज्यादा अच्छा कह पाएंगे। और ठीक है, आरपी श्रीवास्तव जी, कैसे आप इस एक, मुझे तो लगता है कि राज जैसा हो गया जो कहा जा रहा है ना बार बार कि 90 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, 50 लाख में चीजों का समाधान करके रख दिया। अब मुझे एक सवाल यहाँ ये भी लगता है कि यदि 90 करोड़ की बात थी और 50 लाख में उसका समाधान कर दिया, तो फिर कुछ तो हुआ ही होगा बीच में, तो उसका अपडेट किसी के पास क्यों नहीं है? होता, मान लीजिए होता, तो अब तक तो चीजें सामने आ जाती। राखी देखिए, बड़ा एक गंभीर मामला, बड़ा पेचीदा भी है और कोर्ट में सब्जुडिस भी है। मेरा सिर्फ इसमें ये कहना है कि जो अभी जितनी बातों को मैं सुन पाया हूँ और जो चीज़ें हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इन सारी चीज़ों को हम ये नहीं मान सकते हैं कि ये राजनीतिक नहीं है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस पर राजनीति हो रही है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग बयान दे रहे हो, चाहे विपक्ष के लोग बयान दे रहे हो, तो राजनीति तो हो रही है। जहाँ तक हमारा ये मानना है कि जो कोर्ट में मामला है ईडी के द्वारा, और अभी नई एफआईआर दर्ज हुई, बिल्कुल सही कहा कि एफआईआर तो दर्ज की जा सकती है, और एफआईआर कोई सबूत नहीं है, बल्कि एफआईआर दर्ज होने के बाद सबूत इकट्ठा करते हैं, या उनके पास कुछ सबूत रहा होगा, या जो भी चीज़ें आई हो कॉम्प्लिकेटेड हैं, और उन पर सीधे सीधे कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन 2-3 परसेप्शन जो है पूरे देश के सामने जरूर जाता है। एक तो ये कि अगर ये एफआईआर दर्ज हुई है तो इस पर हो हल्ला बहुत होगा, राजनीतिक तो होगा ही होगा। ये बताने का प्रयास होगा कि भाई कांग्रेस पार्टी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, या अन्य नेता हैं, 4-5 नेताओं के नाम एफआईआर है, जो कंपनीज में डायरेक्टर रहे होंगे या शेयर होल्डर रहे होंगे, उनको लेकर के एफआईआर। जब भी कोई एफआईआर होती है तो कंपनी के डायरेक्टर और तमाम लोगों को उसमें जो है शामिल किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो हमारे समझ में ये आता है कि भाई यंग इंडिया है, जैसे मान लीजिए, या एजेएल का शेयर ट्रांसफ़र हुआ जो कर्ज में डूबी हुई थी, आज़ादी के पहले की कंपनी है, कर्ज में डूबी हुई थी। अब सवाल शेयर जैसे 50 लाख में खरीदा, देखिए बहुत सारी परिस्थितियाँ रहती हैं। हो सकता है कि यंग इंडिया जो है 50 लाख के शेयर होल्डिंग कैपिटल में बनी हो, जब ट्रांसफ़र हुआ होगा, लोन हुआ होगा, तो सारी चीज़ें हो सकता है उसी के तहत उनकी हिस्सेदारी भी रही हो। अब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का मामला कंपनी लॉ के तहत है, कंपनी किस तरह से टेक ओवर करती हैं। अगर सेक्शन 8 में कंपनी बनी हुई है और एनजीओ कंपनी है तो बिल्कुल उसमें नो प्रॉफिट वाली कंपनी है, उसमें कोई प्रॉफिट ले नहीं सकता कोई डायरेक्टर हो चाहे कोई भी हो सकता है इसीलिए कोई भी प्रॉफिट जैसी चीज़ इसमें निकल के सामने नहीं आती है। देश में बड़े बड़े वकील हैं, अभी देखिए अब से एक मनु सिंह को बताया, फिर ईडी के भी बड़े बड़े वकील आएंगे और ये सारे वकील जो हैं इन मुद्दों पर जिरह करेंगे। ये कोई चोरी डकैती और इस तरह का मामला नहीं है, ये बेसिकली जो है एक तरह से कंपनीज का मामला है। अब इसमें बहुत सारे जो ऑफेंसेज होते हैं उसके आधार पर कंपनी लॉ के तहत इन ऑफेंसेज को जो है पुलिस लेती है और उसके तहत मामला दर्ज करती है। पुलिस ने मामला दर्ज किया, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, बिल्कुल हुई है। समय कब है? ये शीतकालीन सत्र चल रहा है जहाँ प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, और इन सब चीज़ों को अगर मिला लिया जाए, हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए पॉलिटिकल नहीं है तो इसको छोड़ देना चाहिए अदालत पर, अदालत जो भी फैसला करे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी एफआईआर दर्ज होगी, अगर आप विपक्षी दल है तो सत्ता पक्ष निश्चित रूप से उसको निशाने पर लेगा और विपक्ष भी उसको दूसरे ढंग से बताएगा। अगर आप ये कह रही हैं कि यहाँ पर नेशनल हेराल्ड का मामला है, तो बाकी विपक्ष का भी हम सुन रहे थे, दलील सुन रहे थे, उन्होंने और भी सारे मामले बताए, इसमें क्यों नहीं हो रहा है। भाई देखिए, ये जो अभी हमारे विद्वान अधिवक्ता ने जो बात कही कि भाई आप ये समझ लीजिए कि इसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहते हैं एजेंसियां, हालांकि ये निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए और हैं भी स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन फिर भी आप ये समझ लीजिए कि इन एजेंसियों पर कहीं कहीं सरकार का सत्ता का दबाव तो रहता है। अब कितना है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन विपक्ष हमेशा इस बात को कहेगा कि
इनके इशारे पर सरकार के इशारे पर ही एजेंसियां काम कर रही हैं। तो अब ये जो अभी जो मामला है जिस तरह से उलझा हुआ है, ये तो खैर अदालत में फैसला होगा, अदालत में बहुत सारी इसमें पेशियां चलेंगी, सबूत इकट्ठा होंगे, क्या एक और बेल कराएंगे, एक पर तो बेल पर ही हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, क्या इस मामले के बाद फिर बेल कराना पड़ेगा? और एक और भी मामला है कि 2029 के पहले क्या कहीं कुछ ऐसा भी फैसला आएगा जिसमें इन लोगों को जेल भी जाना पड़ सके। तो इस सारी चीज़ों को, या फिर सरकार अदालत से जो इनको बेल भी मिल जाए, तो हो सकता है बेल के ऊपर बेल हो, FIR के ऊपर FIR हो। तो ये सारी चीज़ें हैं सरकार के पास हैं, बट ये कोई इतना नया मामला नहीं है। मेरे ख्याल में 10 साल से पुराना, ज़्यादा समय तक सरकार चल चुकी है और पुराना मामला भी है। हमें लगता है कि इतना भी कोई बड़ी बात नहीं कि सारे सबूत को जल्दी से जल्दी सामने लाएं जनता के सामने। ये जो इस तरह का डिलेमा है, जिस तरह का कन्फ्यूजन है, जो वातावरण है, यदि ये लोग दोषी हैं तो बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसको एकदम इस खेल की तरह से न खेला जाना चाहिए। हमें लगता है कि अच्छी राजनीति का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर इस मामले में कोई घोटाला है, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी तो खैर हमको लगाने की जिस तरह के हालात हैं, मैंने इसमें कैश का ट्रांजैक्शन तो नहीं लगता, अगर हुआ होगा तो वो भी FIR में सामने आएगा। इस सारी चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, एक तरफ सत्ता पक्ष है जो, और दूसरे विपक्ष है। विपक्ष बराबर जो है, अभी लोकसभा सत्र चल रहा है शीतकालीन, और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको उठाने का सवाल होगा। तो इन सब चीज़ों को देखें तो हमारी समझ में तो ये आता है, जहाँ तक क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो वैधानिक चीज़ों को बताएंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं, लेकिन इतना ज़रूर हम कह सकते हैं, ये समय, परिस्थिति, जैसे कहा गया ना कि भाई कोई चुनाव नहीं है, देखिए चुनाव से मतलब नहीं है। चुनाव आते हैं तो भी होता है, जब कोई सत्र है तो भी होता है। तो विपक्ष अगर इसमें कहीं घेरे में है तो सवाल खड़ा होगा। हो सकता है कि उनको जो मामलों को उठाने की धार कमज़ोर करने के लिए एक बड़ा हथियार भी साबित हो सकता है। तो इन सब बातों पर अगर बात की जाए तो हमें जहाँ तक लगता राखी कि ये मामला अभी जिस तरह से सामने आया है, भले किसी तरह का अभी कोई छोटा मोटा मामला होता तब तक कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन चूंकि एक बड़े राजनीतिक दल का मामला है, बड़े परिवार का मामला है, तो इस सुर्खियों में बना हुआ है। बिल्कुल, एक बात और यहाँ पर जो चीज़ें समझी जा सकती हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में है तो ये बात सच है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज़ ये भी है, 2000 करोड़ की संपत्ति का मामला है, उस पर इतनी जल्दी कुछ कह दें या कोई टिप्पणी करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि कोई भी कैलकुलेशन लगा के कोई भी आप बता देंगे। ये तो पूरा एक इंटरनल बड़ी जाँच का विषय है। और एक तीसरी चीज़ जो मुझे समझ में आई है कि कुछ भी हो जाए इस देश में, ये पक्ष और विपक्ष, एक तरफ मोदी जी हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया जी हैं। ये जो राजनीति है और ये जो नोकझोंक है और ये जो एक मैं सारी चीज़ों को देख पा रही हूँ, वो इन्हें नहीं छोड़ेंगे और वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, अपनी ताकत अपनी जगह पे रखते हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो अपनी ताकत रखते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों ही तरफ से ऐसे शख्सियत हैं कि इनके लिए, मतलब इनकी जो आपसी लड़ाई है वो राजनीतिक ही सही है तो बड़ी जोरदार और एक बहुत टक्कर है इसमें। खैर, समय की भी सीमा है, जो अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी जल्दी से बोलिएगा। संदीप जी 1 सेकेंड, हाँ कुंडू पुष्पलीला मैम बोलिए, पर जल्दी से कंप्लीट करिएगा, अनम्यूट करिए। मोदी जी को समाधान देने के लिए पब्लिक के सामने नहीं आता है। पार्लियामेंट में डराऊ प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के सामने आके वहां पर प्रेस मीट लगाया ना, उनकी जो है ना असलियत मालूम हो रहा है। डर गए जो है ना, अब जो है ना 10 साल से इनकी सरकार में नालाय रह के ईडी को अभी जो इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं, अरे अभी तक करना था ना, कुछ भी हुआ तो हम तो तैयार है। वो जो नॉन प्रॉफिटेबल है ट्रस्ट है, तो इतने पब्लिक का पैसे के लिए आंसर देने के लिए नहीं है, उनका आंसर नहीं बोला। बैंकों को कब्जे में ले लिया, इतना फंड्स ले लिया, मोदी सेपरेट फंड ले लिया, उनके बारे में हम सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट नहीं है। 10 साल बुढ़ापा हो गया, वो भी बुढ़ा बन गया, अभी वो बार बार उठा के एंजॉय कर रहे। क्या साइको मेंटालिटी है भाई, मुझे तो समझ में नहीं। पब्लिक का समस्या इतना है, SIR के बारे में पूछना है, पब्लिक का जो रोजगार के बारे में पूछना है, या पर फार्मर्स के बारे में पूछना है, जनता को कितनी समस्या है उसके बारे में तो उसको आंसर ही नहीं है, बोलने का नहीं है कोई। पार्लियामेंट में अभी
राखी जी एक बात बोलती हूँ, आप तो हैरान हो जाएंगे। ये पार्लियामेंट में अंदर इससे पहले हमारा कांग्रेस होने दो, सब उसके 10 इयर्स के बिफोर एक्स एमपी कोई पार्टी का हो एंट्री रहती थी। अभी सिर्फ प्रेजेंट एमपी का एंटर अलाउड है, मगर हमारा जो बाप का जागीर है क्या, पार्लियामेंट सबका है। एक्स एमपी जाते थे उस टाइम में, एक्स वाला कोई भी जा सकते थे। आज बीजेपी सरकार ने पार्लियामेंट को कब्जे में ले लिया और किसी को भी वहां अंदर जाने नहीं दे रहा। उसकी वजह बोल रहे हैं हम लोग सिक्योरिटी नहीं है। आपका फेल्यूर है भाई, तो आपका फेल्यूर को जनता को क्यों ठोस रहे? अभी भी जो है ना, जो नॉन प्रॉफिटेबल का संस्था है उसके बारे में 10 साल से खींच रहे भाई। आपका खींचने का, अरे सुब्रमण्य स्वामी कहाँ पर है भाई? सो गए क्या? मोदी का बाद में कितनी रील्स बनाते। मैं बोल रहा हूँ, डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, इतनी समस्या है, हमको पूछने के लिए जगह पार्लियामेंट है। हमको बाहर डाल के ईडी का टेंशन लगा दे के पब्लिक को हमारा कुछ सुविधा, अरे क्या इंडिपेंडेंस आप लोग क्या लाए, क्या लाया बोल के मोदी जी ने क्या दिया देश के लिए? अभी हमारा को तो हंसी आ रहा। ठीक है, संदीप जी जवाब भी देंगे और कुछ कहना भी चाह रहे हैं। हाँ संदीप जी बोलिए। देखिए राखी जी, पहले तो मैं चाहता हूं कि आपका चैनल प्रतिष्ठित चैनल है, इस पे शब्दों की गरिमा होनी चाहिए। किसी के बाप की जागीर, ठीक है, गद्दाफी और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, इन्हें सिर्फ गाली देना आता है देश के प्रधानमंत्री को, चाहे वो प्रधानमंत्री मेरा हो, चाहे हेमंत जी का हो, चाहे विवेक जी का हो, चाहे सुनिए प्लीज। मगर अब देखो सुनने की आदत नहीं है इनकी, इन्हें सिर्फ बोलना है। आप शांत भी रहेंगे मगर कहीं ना कहीं, अरे मैडम शांत हो जाइए। पुष्पलीला मैम, समय हो रहा है, प्लीज संदीप जी को बोलने दीजिए। मैम सुनिए, अच्छी बात प्लीज। किससे क्या करेंगे? हमारा वोट निकाल दिया, उसके बारे में बात करना है हमको। आप ये बात छोड़ के तो राखी जी देखिए, इन्हें बहुत अच्छे से पता है इनकी बिहार में क्या हालत हुई है, इनकी उत्तर प्रदेश में क्या हालत है, इनकी गुजरात में क्या हालत है, इनकी हर एक देश के हर एक राज्य में क्या हालत हुई है। और ये मैम राखी जी देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होती। पुष्पलीला मैम प्लीज म्यूट कर दीजिए मैम को, इफ पॉसिबल प्लीज म्यूट करिए। दिया तो प्राइम मिनिस्टर बने। हाँ बोलिए संदीप जी। अब जी देखिए राखी जी, ये डिबेट हो रही है, आपका एक सम्मानित चैनल है, प्रतिष्ठित चैनल है, कम से कम एक गरिमा रखनी चाहिए। और जब हम कुछ बोल रहे हैं ना, तो शोर नहीं मचाना चाहिए, उस बात को तथ्य से रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। देखो कांग्रेस हो, आप हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई बंदा हो, वो अपनी बात रख सकता है, मगर एक कायदे से अपनी बात रखनी चाहिए। किसी को गाली देना बेवजह किसी चैनल पे बहुत गलत है। और जबकि एक प्रधानमंत्री जिसने इस देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया कह रही है। और इनकी आवाज बंद करा दीजिए प्लीज राखी जी, इनकी आवाज बंद करा दीजिए। संदीप जी मैंने उनको म्यूट करा दिया है, पता नहीं आपको ऑडियो कैसे आ रहा है। म्यूट है, हमारे तरफ से म्यूट है, मैं नहीं सुन पा रही उनको। ठीक है, मुझे आ रहा था अभी। और देखिए मैं बताता हूं, जैसे अभी रविंद्र जी कह रहे थे, मोदी जी कौन सा ऐसा उन्होंने जनता में बीच में नहीं गए हैं, कौन सी रैली में नहीं गए हैं, बच्चों से सीधा मिले हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे महिला खिलाड़ी हैं, उनसे मिले हैं। कोई भी ऐसा यदि कोई ऐसा माहौल होता है, वो जाते हैं बीच में, हमेशा लोगों के बीच में जाते हैं, और इतनी रैलियां वो करते हैं, कोई और कर भी नहीं सकता जितनी रैलियां वो करते हैं इस उम्र में। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि बिहार में जो कांग्रेस की हालत हुई है, उससे पहले अनेक राज्यों में उनकी हालत हुई है। ये शर्म नहीं आ रही है इन्हें लोगों की, जनता के बीच में जाना चाहिए, जो हमारी कमियां हैं उनको लेके उन पे काम करना चाहिए। मगर ये सिर्फ गाली देते हैं, देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, देश को गाली देते हैं, देश की सेना को गाली देते हैं। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के एक ही परिवार को, अब आप ये देखिए कि सिर्फ एक ही परिवार को, कांग्रेस के एक ही परिवार को बचाने के लिए पूरे का पूरा अमला लगा हुआ है। जबकि इन्हें यह कहना चाहिए, यदि इनके बस की नहीं है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके बस की नहीं है कांग्रेस चलाना, तो किसी और को हैंड ओवर करना चाहिए। मगर ये उस व्यक्ति को आगे लाते हैं जो इनकी कठपुतली बनता है। मगर मुझे कांग्रेस से अंदर से कोई लेना देना चाहिए। मेरा मानना यह है कि 10 साल में जो अब ये एफआईआर दर्ज हुई है, ये कह रहे हैं 10 साल बाद हुई है। अरे एक सिस्टम है, जब कोई चीज पकड़ी जाएगी, जब कोई चीज सामने आएगी, जब तो उसकी एफआईआर दर्ज होगी। और एफआईआर का रविंद्र जी ठीक कह रहे थे, एफआईआर कोई सबूत नहीं है, मगर एफआईआर जब दर्ज होती है, चाहे तो उसकी शिकायत हो, चाहे कोई अपराधी सामने आया हो, चाहे अपराधी कोई घटना हुई हो, या कोई ऐसा तथ्य हो जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज होती है। ये नहीं एफआईआर किसी का मन किया गया और उसने कहा एफआईआर दर्ज कर लो। एफआईआर जब दर्ज होती है, जब कहीं ना कहीं सुगबुगाहट होती है। जैसे मैंने सबसे पहले कहा
कि जब आग लगती है जब भी धुआं उठता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आग लगी हुई है और इसीलिए धुआं उठा है और इसीलिए एफआईआर दर्ज हुई है। धन्यवाद। कानून, कोर्ट और इन्हीं सब चीजों की बात हो रही है, उसके एक्सपर्ट है, एक छोटा सा कंक्लूजन आपका। राखी जी, मैं 2-3 पॉइंटों के ऊपर आपके चैनल के दर्शकों का ध्यान लाना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी बातचीत चल रही थी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होती है उससे प्रॉफिट आप नहीं निकाल सकते, या आय का जो पोर्शन होता है उसको आप नहीं ले सकते। यहाँ इस बात पे डिबेट नहीं चल रही है, डिबेट इसी पे चल रही है कि फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है। हम लोग बड़े वेल नोन और अवेयर होते हैं कि सीएस किस तरीके से बैलेंस शीट को कंपनी को बनाते हैं और किस तरीके से जो कंपनी की असेट्स होती है उन असेट्स को अंडर वैल्यूड या डी वैल्यूड करके दिखाते हैं। 1938 के अंदर नेशनल हेराल्ड एस्टैब्लिश हुई थी और उसके बाद में हो सकता है कि उस टाइम पे उनके पास में जो लैंड्स बिल्डिंग हो उनकी वैल्यू उस टाइम पे इतनी ना हो, पर आज 2025 के अंदर हम अगर उन लैंड और वैल्यूज लैंड की और बिल्डिंग्स की वैल्यूएशन निकालते हैं तो वो बिल्डिंग्स करोड्स में, मल्टीपल करोड्स के अंदर जाती है। दूसरी चीज, डिफेंस काउंसिल जो सिंघवी साहब है उनका हमेशा वो डिनाई ही करेंगे, एक्यूज जो होता है वो हमेशा क्राइम को डिनाई ही करता है। तीसरी चीज, इस तरीके की जो क्राइम्स होते हैं उनको व्हाइट कॉलर क्राइम्स कहा जाता है और इस तरीके के व्हाइट कॉलर क्राइम्स के अंदर मेजर रोल होता है। 99% मामलों में देखने के लिए आया है कि इस तरीके की शेल कंपनीज के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां बनाई जाती है, उसके बाद में उनके शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं और उन शेयर ट्रांसफर के थ्रू जो कंपनी की असेट्स होती है, पैसा नहीं, कैश नहीं, जो उसकी असेट्स, उसकी जो बिल्डिंग होती है, लैंड्स होती हैं, उसके जो प्लांट मशीनरी होते हैं, उन असेट्स के ऊपर टेक ओवर लिया जाता है। चौथी चीज कि अभी मुझे नहीं लगता कि एफआईआर होने के जस्ट इमीडिएट बाद इतनी जल्दी इसमें किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा स्पेसिफिक है और बड़ा क्लियर है। अरनेश कुमार की जजमेंट और सत्येंद्र अंतिल की जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि फर्स्ट अक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का राइट दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को यदि वो कॉपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उनको इतनी जल्दी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मेरा ओवरऑल मानना है कि इसके अंदर अभी गिरफ्तारी जैसा कुछ नहीं है, एफआईआर है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और मैटर जो है कोर्ट के सामने सब जुडिस है। इसमें जो ईओडब्ल्यू की एफआईआर है उस एफआईआर को मर्ज किया गया है। जो ईडी की चार्जशीट थी उस चार्जशीट के साथ में ईओडब्ल्यू की एफआईआर को मर्ज कर दिया गया है। तो बेसिकली क्या होता है, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जब भी कोर्ट के सामने आता है तो बहुत बार हमको देखने में आता है कि जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लीजिए और इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो इट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी हमें देखना है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से और किस डायरेक्शन में जाती है। बिल्कुल, चलिए समय बहुत हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, टाइमिंग पर भी सवाल है, बहुत सारी बातें आ रही हैं और क्योंकि एक वार पलटवार नोकझोंक चलती रहेगी, लेकिन इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, मामला बहुत बड़ा है, गंभीर भी है और समझना पड़ेगा जो कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, जो बातें इस पूरे मामले में रखी गई हैं, उस पर आगे क्या। एक बात तो है कि जो एफआईआर अभी आई है उस पर सियासी बवाल बहुत तेज है और ये होगा भी और होना भी चाहिए, क्योंकि ये पक्ष विपक्ष के बीच की बात हो गई। लेकिन इस पूरे मामले में जो चीजें आ रही हैं, क्योंकि आज का नहीं पुराने से ये मामला है, 10 साल से ज्यादा हो गया, तो ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। जिस तरह से जांच अब इस पर फिर से एक बार उठी है, सवाल इस पर एक बार फिर से उठे हैं कि ये कितनी मुश्किल राहुल और सोनिया गांधी की बढ़ाते हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।